हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यूके में। तो आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे समूह की और प्रमुखता स्क्रीनिंग की, साथ में वीडियो वीपीडीओ और खनिज सहायक जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उत्तराखंड के, उन सभी के यहाँ पर हम के लिए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सामाजिक स्थिति के बारे में, जिसमें हम उत्तराखंड की पूरा जातियों को हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उत्तराखंड की जो पूरा जातियाँ हैं जिनमें कोल और किरात को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे शक, खस और सौका के बारे में। ये जातियों को हम देखेंगे और इनके हम सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से देखनी है, तो वहाँ से आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टैटिक जीके के 1000+ क्वेश्चन हैं जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसकी 2-3 क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं। उसके बाद उत्तराखंड के भारत के इतिहास की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास को अभी बात कर रहे हैं। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद वैदिक काल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर आप फिर देखेंगे उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1000+ क्वेश्चन सीरीज है जो कि ये मैंने कवर कर रखी है, जिसमें हमने 500-600 के आसपास में क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप उसको देखेंगे वहाँ से। फिर है यहाँ पर उत्तराखंड के यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस को हमने कवर किया है, ठीक है। तो इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि उत्तराखंड के भूगोल के बारे में, नदियों के बारे में, उनके यहाँ का ताल हो गया, झरने हो गए, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप इनको देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। तो हम बात करेंगे आज खस जाति के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले जो पुरानी पुरा जाति है, सबसे प्राचीन पुरा जाति है, उसको हमने बोला था कोल। जो कोल थे वो सबसे पहले यहाँ पर निवास स्थान करते थे उत्तराखंड में, और यही सबसे पुरानी पुरा प्रजाति मानी जाती थी। उसके बाद जब यहाँ पर धीरे धीरे करके किरातों का आगमन शुरू हुआ, और ये किरात ने क्या किया, इन कोलों को यहाँ से खदेड़ना शुरू किया। और ये कोल क्या हुए कि जो भूटांतिक क्षेत्र है उनमें प्रतिगमित हो गए। उसके बाद यहाँ पर किरातों को भी, यहाँ पर जब खसों का आगमन हुआ तो किरातों को भी इन खसों ने यहाँ पर युद्ध के में हरा के इनको भूटांतिक क्षेत्रों में भेज दिया और अपना यहाँ पर उत्तराखंड में शासन स्थापित कर लिया। तो जब खसों की बात करते हैं तो आज हम इसी को देखेंगे कि खसों की क्या खासियत है, क्या उनके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रमुख प्रजातियों में से एक महत्वपूर्ण प्रजाति मानी जाती है खस, और इसने यहाँ पर किरातों की भूमि पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। और अगर हम देखेंगे प्राचीन इतिहास की बात, तो खस जो थे महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना के साथ इसकी ओर से लड़े थे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो खस है उनकी आजीविका कृषि और पशुपालन मुख्यतः होती थी। यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख प्रथाएं जो कि खसों में प्रचलित थी, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले प्रमुख जो प्रथाएं हैं इनमें घर जवाई है। जैसे कि घर जवाई आपको पता ही है कि अगर कोई पति शादी के बाद अपनी पत्नी के घर में रहता है तो उसको घर जवाई बोला जाता है। तो ये प्रथा उस समय प्रचलित थी खसों के समय में। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जेठो प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित थी। जेठों में ये होता है कि जैसे कोई संतान होती है तो सबसे जो उसका ज्येष्ठ पुत्र होगा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा, उसको संपत्ति का अधिकार सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो ये जेठो प्रथा कहलाती थी उस समय। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे झटेला प्रथा। और ये झटेला प्रथा में क्या होता था, जैसे कोई एक स्त्री है, उसने पहले किसी एक आदमी से शादी की और फिर दूसरे आदमी से शादी कर ली। तो जो पहला वाला आदमी से उत्पन्न कोई संतान है या फिर जो उनका पुत्र है, उस पुत्र को उन्होंने क्या कहा, झटेला कहा। तो ये थी इनकी झटेला प्रथा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर टेकुआ प्रथा। टेकुआ प्रथा क्या है, जैसे यहाँ पर कोई विधवा महिला है, तो विधवा महिला है तो वो शादी करेगी, और वो शादी जो दूसरी बार करेगी वो वैध या फिर अवैध रूप में किसी से भी शादी करके उस व्यक्ति को अपने घर में रख लेती थी। अब जो शादी की इसने, उसके बाद जो उसका पुत्र होता था, उस पुत्र को
जो भी संपत्ति का अधिकार है, जो भी उसका बनता है अधिकार, वो पहले वाले हस्बैंड के संपत्ति पे मिलेगा। ठीक है, तो ये था टेकवा प्रथा। अब हम देखेंगे यहाँ पर और भी चीज़ें जो कि खसों से संबंधित है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो खस थे वो अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देते थे, जो कि एक देवदासी प्रथा के समान मानी जाती है। तो देवदासी प्रथा किससे संबंधित है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप सीधे से आंसर देंगे कि खसों से संबंधित ये एक प्रथा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे प्रकृति के पुजारी थे, ये धार्मिक प्रकृति के थे, और नरसिंह की और नाग की पूजा करते थे ये। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर भूत प्रेत और भटकती आत्माओं में विश्वास करते थे ये लोग। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो खस है उनमें पशु बलि ज़्यादा प्रचलित थी। तो ये था खसों के बारे में, जो कि ज़्यादा नहीं था, थोड़ी सी चीज़ें थी, उसको आपने देखना है, बस हो गया। इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सौका, जिनको हम भूटांतिक प्रजाति भी बोलते हैं। इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पर इनकी अगर शारीरिक बनावट की बात करें तो शारीरिक बनावट आपने देखा होगा, जो किरात थे, हमने जब हम किरातकों के शारीरिक बनावट के बारे में देखा था तो वो मंगोल प्रजाति के समान थे। ठीक है, तो ये जो सौका लोग हैं इनको भी हम किरात प्रजाति के वंशज मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो किरात थे उन्हीं के बाद ये यहाँ पर सौका लोग थे। और इनकी जो प्रजाति है वो मंगल प्रजाति के समान थी, जैसे कि उनकी दाढ़ी मूंछें कम हुआ करती थी, इनकी चपटी और छोटी नाक हुआ करती थी, और गेहूं हुए रंग के इनका कलर हुआ करता था। अब यहाँ पर इनके निवास स्थान की बात करें तो निवास स्थान ये ज़्यादातर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर में इनको सबसे ज़्यादा देखा जाता था। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको देखनी है। यहाँ पर आप देखेंगे जो सौका लोग हैं ये भोटांतिक है, वो स्वयं को भोटिया कहलाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये अपने आप को सौका कहते थे। तोलछा या फिर मारछा ये ज़्यादा अपने आप को कहलाना उचित समझते थे। इसी वजह से यहाँ पर इनकी जो प्रजातियाँ हैं इनको 6 भागों में यहाँ पर अलग अलग विभाजित किया गया है, जिनमें पहले है सौका, फिर है जाड़, जोहारी, दारमिया, तोलछा और मारछा। ये 6 जो कि 6 वर्ग हैं, इनमें सौका जनजातियों को विभाजित किया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि ये 6 के किसी का भी नाम दे दिया जाएगा तो आपसे बोल लिया जाएगा कि इनका संबंध किससे है। जैसे तोलछा का संबंध किससे है पूछ लिया जाएगा, मारछा का संबंध किससे है, जोहारी का संबंध किससे है, तो तब आप आंसर करेंगे कि यहाँ पर सौका या फिर भोटिया लोगों से इनका संबंध माना जाता है। यहाँ पर अगर समाज की बात देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भोटिया का परिवार होता था, भोटियांतिक परिवार होता था, वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, और जो इनके मुखिया होते थे वो परिवार का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था वही इनका मुखिया कहलाता था। अब जो हमने यहाँ पर 6 वर्ग देखे थे, जिनको हमने 6 वर्गों में बांटा था, यह क्या करते थे कि ये अलग अलग बिरादरी में बटे रहते थे। ठीक है, तो जो बिरादरी होती थी उसको हम राठ बोलते थे। क्या बोलते थे? राठ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा राठ का संबंध किस प्रजाति से है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर भोटिया जनजाति या फिर सौका जनजाति से है। यहाँ पर आप देखेंगे एक जो विधवा महिला होती थी उनको परिवार में संपत्ति का हिस्सा मिलता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो कि भोटांतिक क्षेत्र के बारे में आपको पता चलेंगी। ये पेय पदार्थ, जैसे कि इनका जो पेय पदार्थ होता था वो ज्या नामक पेय पदार्थ सबसे ज़्यादा प्रचलित था। ये ज्या क्या होता था, ये क्या करते थे, एक चाय पत्ती लेते थे और उसमें नमक मिला देते थे, और नमक मिलाने के बाद दूध मिला देते थे, दूध मिलाने के बाद उसमें घी या फिर मक्खन डाल देते थे और उसको फेंट कर एक पीने योग्य पदार्थ बना देते थे, जिसको इन्होंने ज्या कहा। और इसका ये प्रयोग ज़्यादातर शुभ अवसरों में करते थे। और इसके अलावा यहाँ पर ये मदिरा का सेवन भी करते थे, और मदिरा का सेवन ये पवित्र मानते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी शुभ कार्य है, अशुभ कार्य है, वहाँ पर ये मदिरा सेवन सबसे पवित्र माना जाता है। मदिरा को इनकी भाषा में द्वेग या फिर चक्ति कहा जाता है। आपको क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि द्वेग या चक्ति किसको कहा जाता है, ये मदिरा को कहा जाता है, जो कि भोटांतिक लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ये जो इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे एक जान नामक पेय पदार्थ है,
जो कि चावलों से ये निर्मित करते थे। चावलों से बनाया हुआ एक पेय पदार्थ है जिसको हम जान बोलते हैं। तो ये भी इनका एक प्रमुख पेय पदार्थ था। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दहेज प्रथा है, वो दहेज प्रथा यहाँ पर बिल्कुल प्रचलित नहीं थी। और आगे को देखते हैं यहाँ पर भोटांत्रिक वर्गों के बारे में। जो भोटांत्रिक वर्ग है इनमें युवा ग्रह प्रचलित था। युवा ग्रह का मतलब एक ये है कि एक ग्रह होगा, वहाँ पर एक मतलब हॉल टाइप का होगा, वहाँ पर बहुत सारे युवक और युवतियाँ आके मिलती हैं और जो जिसको पसंद करेगा और फिर वो शादी कर लेगा। इस तरीके से ये युवा ग्रह था। इन युवा ग्रहों को इन्होंने क्या कहा, रन वन नियम कहा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। रन वन नियम किसको कहा जाता है, युवा ग्रह को। और ये भोटांत्रिक क्षेत्रों से संबंधित एक प्रथा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, अगर ये धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म को मानते हैं और शिव की पूजा ये सबसे ज़्यादा करते हैं। इनमें यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्षा के देवता है उनको घूरमा कहा जाता है, और जो संपत्ति व्यापार से संबंधित देवता है उनको घबला कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर बकरा और सांड की बलि देने की प्रथा प्रचलित थी, और भूत प्रेत इत्यादि ये सभी में विश्वास करते थे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो ये भूत प्रेत में विश्वास करने वाली चीज़ें हैं, ये उत्तराखंड की जो भी प्रजातियाँ हैं, जो भी जनजातियाँ हैं, वो सभी में प्रचलित थी भूत प्रेत। और साथ में एक चीज़ और प्रचलित थी, वो थी मदिरा सेवन। मदिरा सेवन और भूत प्रेत दोनों ही ऐसी वो है प्रथाएं हैं जो कि प्राचीन काल से अभी तक चली आई हैं, और इनका ये मुख्य साधन हुआ करता था। यहाँ पर आप देखेंगे व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय देख लेते हैं भोटांत्रिक क्षेत्रों का। तो व्यवसाय में इनका सबसे प्रमुख व्यवसाय था, उनको बोलेंगे हम पशुपालन। भेड़ और बकरियों का ये एक पशुपालन करते थे और इनसे ये ऊन का व्यवसाय करते थे। ठीक है, कृषि की अगर बात करें तो कृषि में ये मडुआ, गेहूँ, आलू की फसल और उवा, जौ और झिंगोरा की फसल ये मुख्यतः करते थे। अब यहाँ पर इनका व्यापार देख लेते हैं, व्यापार किस तरीके से करते थे ये। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये प्रजाति है इनको भ्रमणकारी प्रजाति कहा जाता है, क्योंकि ये घुमंतु लोग होते हैं। कभी एक जगह गए तो फिर दूसरी जगह चले गए, ऋतु प्रवास इन लोगों ने कर लिया, जाड़ों में अलग गर्मियों में अलग जगह ये रहते थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो निचली घाटियों को इन्होंने शीतकालीन आवास कहा। अब देखेंगे जो कि एक जो पिथौरागढ़ का इलाका है, ये एक उच्च शिखर वाला इलाका है, यहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर ठंडा जाड़ों में ज़्यादा रहता है। तो इसी वजह से जो ये निचली घाटी है इनको शीतकालीन आवास कहा। जहाँ पर बर्फ़ नहीं रहती है उनको शीतकालीन आवास कहा। लेकिन जब ये ग्रीष्मकालीन आवास की बात करेंगे तो ये उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, इसको इन्होंने स्थानीय आवास कहा। तो इस वजह से इनको हम भ्रमणकारी प्रजाति मानते हैं। अब जो ये समूहों में आवास करते थे इधर से उधर, कभी शीतकालीन आवास, कभी ग्रीष्मकालीन आवास, तो ये जो समूह होता था उसको हमने कूच कहा। ठीक है, इस समूह को इन्होंने क्या कहा, कूच। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो व्यापार किया जाता मुख्यतः ये तिब्बत से किया जाता था। ठीक है, जो आप देखेंगे व्यापार ये मुख्यतः तिब्बत से किया जाता था। पिथौरागढ़ में एक दर्रा है जिसको हम लिपुलेख दर्रा बोलते हैं, जो कि तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो इस दर्रे से ये लोग क्या करते थे, मुख्यतः व्यापार के लिए अपना रास्ता करते थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से ये कुछ लोग निर्यात करने के लिए और आयात के लिए यहाँ से कुछ उत्तराखंड से भी ले जाते थे ये सामान। जैसे कि इन्होंने जो फसल आपने उगाई थी, जौ, आलू, गेहूँ, मडुआ, ये सारी चीज़ें ये यहाँ से वहाँ ले जाते थे और वहाँ जाके ये व्यापार करके आते थे। और बदले में वहाँ से आप देखेंगे कि ये तिब्बत के जो मुख्यतः भेड़, बकरियाँ, ऊन के सामान हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से ये ले आते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका व्यापार रहता था। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अगर ये व्यापार करेंगे तो तिब्बत के साथ, तो यहाँ पर वहाँ जाने के लिए इनसे कुछ टैक्स लिया जाता था। जो टैक्स हुआ करता था इन्होंने लाथल बोला, चूथल और छोड़थल, ये 3 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, यानी कि कर व्यवस्था हुआ करती थी जो कि व्यापार से संबंधित है, जो कि भोटांत्रिक क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। यहाँ पर व्यापार हेतु सुलझी मुलझी संस्कार भी संपन्न किया जाता है। सुलझी मुलझी संस्कार मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई यहाँ से भोटांत्रिक व्यापारी गया तिब्बत, और तिब्बत में इन्होंने तिब्बती व्यापारी के साथ व्यापार के लिए क्या किया, यहाँ पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए।
तो क्या होता था कि इनका जो प्रचलित पेय पदार्थ था जिसको हमने द्वेग कहा, ये मदिरा होता था एक प्रकार का। तो एक प्याले में ये मदिरा को भरते थे और फिर एक घूंट तिब्बत व्यापारी, एक घूंट ये एक भूटांतिक व्यापारी पीते थे एक एक करके। उसके बाद एक मध्यस्थता के रूप में एक श्वेत रुमाल होता था, उस पर ये लोग जितने भी व्यापार से संबंधित नियम हैं उन सभी को लिख के एक पत्थर को तोड़ के फिर क्या करते थे, वो दोनों हिस्सों में बांट देते थे। और जो पत्थर होता था उसका एक टुकड़ा यहाँ पर भूटांतिक लोगों को दिया जाता था और एक पत्थर तिब्बती लोगों को दिया जाता था। इस प्रकार से ये माना जाता था कि ये एक व्यापार का प्रतीक है। तो ये जो संस्कार था, इस संस्कार को इन्होंने सुलझी मुलझी संस्कार कहा। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से देखनी है। 1962 जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, तब तक ये व्यापार बहुत प्रचलित मात्रा में हुआ करता था। लेकिन 1962 के बाद जब यहाँ पर भारत चीन का युद्ध हुआ, वहाँ पर से ये व्यापार बंद हो गया। लेकिन फिर देखेंगे आप 1992 के आसपास में फिर से ये व्यापार पुनः प्रारंभ किया गया इन दोनों देशों के द्वारा। इसके बाद ये जो व्यापार से सामान हुआ करते थे, ये सबसे ज़्यादा कुछ मेलों में, जैसे उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध मेले हैं जैसे जौलजीबी का मेला है पिथौरागढ़ का, और थल मेला है, और फिर यहाँ पर बागेश्वर में आप देखेंगे उत्तरायणी का मेला। जो भी तिब्बत से व्यापार का जो सामान लेके आते थे वो यहाँ पर बेच देते थे और फिर इस तरीके से अपनी आर्थिक जीवन को समृद्ध बनाते थे। तो ये था भूटांतिक क्षेत्रों के बारे में जो कि आपने देखा। तो थैंक यू, इतना ही भूटांतिक के बारे में है। और अगले वीडियो में हम कुछ और प्रजातियों को लेके आएंगे जिनमें हम देखेंगे उत्तराखंड की प्रमुख अनुसूचित जनजाति, जिनमें हम जौनसारी की बात करेंगे, राजी जनजाति, थारू जनजाति, वन रावत जनजाति, ये सारी जनजातियों को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।